आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रसूखदारों को नियम कायदों पर जरा भी भरोसा नहीं होता है, वो तो इसे अपनी मनमर्जी को तोड़ मरोड़ लेते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण राजधानी रायपुर में ही देखने को मिला है, जहां रसूखदारों ने अधिकारियों से मिलीभगत कर राज्य गठन के बाद से सबसे बड़े जमीन घोटाले को अंजाम दिया है। जमीन की कीमत 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जमीन घोटाले को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। सबसे पहले घास चराई जमीन को किसानों के नाम अलॉट किया गया, फिर इसी जमीन को शहर के दो नामी रसूखदारों की कंपनियों ने किसानों से खरीदा। इसके बाद इसी जमीन को देश की नामी मल्टीनेशनल कंपनी को बेच दिया गया। अब कंपनी इस ज़मीन पर प्लॉटिंग कर लोगों को बेचेगी। इसके लिए कंपनी ने हाल ही में नए बड़े विज्ञापन जारी भी किया है। पूरे मामले की शिकायत मिलने के बाद जांच कराई गई। इस प्रोजेक्ट का रेरा में पंजीयन नहीं था, इसी वजह से इसे नियम का उल्लंघन मानते हुए क्रय विक्रय पर रोक लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले में 3 एजेंट शशिकांत झा, दीक्षा राठौर और प्रॉपर्टी क्लाउड्स रियल्टी स्पेसिफायर प्राइवेट लिमिटेड पर कार्रवाई भी की गई। तीनों को नोटिस भी जारी किया गया है। कोल्ड ड्रिंक कप सिरप को लेकर पूरे देश में दहशत का माहौल है। इस सिरप को पीने से राजस्थान और मध्य प्रदेश में 12 बच्चों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में यह सिरप बैन कर दी गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिरप के नमूने लेकर जांच करवा रही है। इस सिरप की निर्माता कंपनी तमिलनाडु कांचीपुरम स्थित श्री सन फार्मा है। इसकी जांच में अत्यधिक मात्रा में डाईएथाइल ग्लाइकॉल यानी कि DEG पाई गई है। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि तमिलनाडु की इस कंपनी की कफ सिरप की छत्तीसगढ़ में सप्लाई नहीं है। लोगों में भ्रम न फैले इसलिए इस सिरप को भी छत्तीसगढ़ में भी प्रतिबंधित करेंगे। इसके बावजूद विभाग बाजार पर नज़र बनाए हुए है और इस कंपनी की सिरप की बिक्री रोकने के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दवा कारोबारी ने बताया है कि छत्तीसगढ़ में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की सप्लाई नहीं है और न ही इस कंपनी का कोई गोदाम है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद छत्तीसगढ़ में भी दहशत का माहौल निर्मित हुआ है। गरियाबंद जिले के बाकड़ी पैरी नदी इन दिनों उफान पर है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। बीते शुक्रवार को ग्राम जरंडीह में एक निवासी कमार जनजाति के युवक बुधराम नेताम नदी पार करते समय बह गया था। गनीमत रही कि समय रहते ग्रामीणों ने उसे बचा लिया। यह वही नदी है जो ग्राम जरंडी और बोड़ापाला जैसे गांवों को धवलपुर मुख्यालय से जोड़ती है। बारिश के दिनों में इस नदी का जल स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। ऐसे में ग्रामीणों को पार करने के लिए ट्यूब का सहारा लेना पड़ता है। सबसे चिंताजनक स्थिति स्कूली बच्चों की होती है। जरंडी और बोड़ापाला गांव से रोजाना करीब 1.5 दर्जन छात्र 3 किलोमीटर दूर स्थित धवलपुर स्कूल पढ़ाई के लिए आते हैं। ये बच्चे भी जान जोखिम में डालकर ट्यूब के सहारे नदी पार करते हैं। गौरतलब है कि बाकड़ी नदी पर पुल निर्माण के लिए वर्ष 2023 में 6 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD के सेतु शाखा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। निर्माण से जुड़ी तमाम औपचारिकताएं भी पूर्ण हो चुकी है, बावजूद इसके अब तक कार्य शुरू नहीं हो सका है। हाँ, देख जी सर जी, हम एक सहारा में पार होते हैं। इस बाढ़ भी बहुत ले गए हैं आदमी। इसकी सहारा में हम पार करते हैं। इसका पुलिया की मांग किए गए हैं कि कोई नहीं मानते हैं, सरकार भी नहीं मानता, कोई कलेक्टर भी कोई नहीं मानते हैं, कोई प्रधानमंत्री भी नहीं माना गए हैं। जैसे कि आप मन देखा तो हमारे यहाँ संजय नेता भी ऐसे नेता मन हा देख आज तक के हमारे गांव के नदी है दिखा थे। यहाँ कई जन लड़का मन आते, लोग लड़का मन पढ़े लिखे ला 9वीं पढ़ाते 10वीं पढ़ाते, आज तक ये नदी के मांग नहीं होते। नेता बनी से सरकार बनी से कोई मतलब नहीं है। तब तक के आज तब आते ये दे संजय नेता भैया है आते, अभी तक के आते आज गला है तो भैया आते और देखा थे ये दे नदी अबड़ पानी है भैया। और का है लोग लड़का मन पढ़े जाते 9वीं पढ़ाते 10वीं पढ़ाते, का करबे उमन ला। क्या कर रहे हैं?
ये धवलपुर से जरंडी जाने का मार्ग है। इसी मार्ग में और ये जो नदी दिख रहा है बाकड़ी पैरी नदी है, निश्चित तौर पे बहुत खतरा बना रहता है। स्कूली छात्र छात्राओं को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगातार हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तत्कालीन जब हमारी सरकार रही उस समय भी हम लोगों ने प्रयास किया था। बजट में उस समय जुड़ा भी था, 7 करोड़ के आसपास का इसका प्रपोजल बना हुआ था। तत्कालीन एसडीओ इंद्राज सिंह ने हम लोगों को बताया भी था और यहाँ पर इस कार्य शुरू भी था। यहाँ जो बोर का काम था वो चल भी रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक से ये कार्य रुक गया है। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, अभी भी मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। अभी एसडीओ से मेरी चर्चा हुई, कल भी मैंने चर्चा किया था और लगातार मेरी चर्चा हो रही है। साहब से भी मैंने चर्चा किया था, उन्होंने बताया कि बजट में जुड़ गया है, लेकिन बजट में जुड़ने से नहीं होगा। काम निश्चित तौर पर धरातल पे होना चाहिए। लगातार ग्रामवासी संघर्ष कर रहे हैं, क्षेत्र के लोग संघर्ष कर रहे हैं। खासतौर पे स्कूली बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। आप देखेंगे बरसात के दिनों में 4 महीने से यही हाल रहता है। बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल आते हैं। मैं मांग करता हूँ शासन प्रशासन से कि जितना जल्दी हो सकता है इसमें ध्यान दे और ये पुल निर्माण बनना चाहिए। ये जो है बजट में सम्मिलित है और जिसका जो प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है, तो किसका है सर? क्या ये सेतु संभाग से संबंधित है और उनके द्वारा जो है बोरिंग कर प्राक्कलन बनाया जाएगा। तो आगे क्या होगा सर? प्राक्कलन बनाने के बाद प्रशासकीय स्वीकृति के लिए भेजेंगे। स्वीकृति होने के बाद कार्य प्रारंभ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने सिर्फ 12 महीनों में राज्य की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग यानी लेफ्ट हैंड साइड का निर्माण कर लिया है। यह ब्रेक थ्रू इंजीनियरिंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आमजन के जीवन और राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाला है। 2.69 किलोमीटर लंबी यह टनल रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे NH 130CD का हिस्सा है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अभनपुर परियोजना कार्यान्वयन इकाई द्वारा निर्मित किया जा रहा है। यह ट्विन ट्यूब टनल पूरी तरह से तैयार होगी तो रायपुर के विशाखापट्टनम तक यात्रा का समय काफ़ी कम होगा। व्यापार एवं उद्योग को गति मिलेगी और छत्तीसगढ़ ओडिशा के साथ आंध्र प्रदेश के बीच संपर्क और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह टनल समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सड़क एवं परिवहन अधोसंरचना का विकास प्रदेश की प्रगति की रीढ़ है। इस टनल से छत्तीसगढ़ में पर्यटन और सामाजिक आर्थिक जुड़ाव के नए अवसर भी खुलेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। कांग्रेस बिहार में अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटी हुई है। हाल ही में राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली। राहुल गांधी की इस यात्रा से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ। कांग्रेस नेताओं के साथ महागठबंधन के नेता भी इस यात्रा में शामिल हुए थे। वोट अधिकार यात्रा में लोगों की भीड़ भी जुटी। अब कांग्रेस इस समर्थन को वोट में तब्दील करना चाहती है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर दशहरा के अवसर पर जगदलपुर के सिरहासार भवन में आयोजित मुरिया दरबार में शामिल हुए। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के चित्र पर दीप प्रज्वलित करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मांझी चालकी से सीधा संवाद करते हुए बस्तर के माओवाद को समाप्त करने में सहयोग की अपील की। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि माओवाद से जुड़कर हथियार उठा चुके बच्चों को समझाएं कि वे मुख्य धारा में लौटें और शासन की योजनाओं का लाभ लें। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर के विकास और नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मांझी चालकी से संवाद करते हुए कहा है कि मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सलवाद मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि बस्तर के युवा डॉक्टर, इंजीनियर, डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर बनकर पूरे छत्तीसगढ़ की सेवा करें। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि युवा नक्सलवाद से न जुड़ें और जो जुड़ चुके हैं वे आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटें। जहां जहां नक्सलवाद समाप्त हुआ है वहां छत्तीसगढ़ सरकार तेजी से विकास कार्य कर रही है और लोगों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। भाजपा विधायक रेणुका सिंह के विवादित बयान पर राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा हुआ है। सोनहत में रावण दहन के कार्यक्रम के दौरान मंच से लोगों को संबोधित करते हुए विधायक रेणुका सिंह ने कहा था कि सरकार में भी रावण है। इस बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता TS सिंहदेव ने समर्थन किया है। TS सिंहदेव ने कहा है कि रेणुका सिंह जिस बात को कह रही है वह उस
परिपेक्ष में एकदम सही है कि अच्छाई और बुराई हम सभी में है। प्रभु राम और रावण का एक समय काल था, पर वो तो समाप्त हुआ। फिर आज क्या है? प्रासंगिक हमारे अंदर की अच्छाई और बुराई है, जिसमें लगातार संघर्ष बना रहता है। सिंहदेव ने कहा है कि हर व्यक्ति अपने बुराई के ऊपर जीत हासिल करने के लिए प्रयास करता होगा। ऐसे में हम सब मानते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में रेणुका सिंह ने कहा है, जो बिल्कुल सही है। अगली खबर धमतरी से है, जहां पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब संगठन में नई ऊर्जा भरने की तैयारी में जुट गई है। लंबे अंतराल के बाद पार्टी ने जिला स्तर पर संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खास बात यह है कि इस बार पार्टी के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में टेक्नो सेवी यानी कि तकनीकी रूप से दक्ष होने को एक महत्वपूर्ण मापदंड बना लिया है। धमतरी पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC की वरिष्ठ नेता और केरल के अनुभवी कांग्रेस नेत्री रेहाना रियाज चिश्ती ने संगठन के पुनर्गठन की जिम्मेदारी संभालते हुए स्थानीय दावेदारों से आवेदन लिए। इस दौरान उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि अब पार्टी का फोकस युवाओं और तकनीकी रूप से दक्ष नेतृत्व पर है। रेहाना चिश्ती ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया है कि अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से तकनीकी ज्ञान नहीं है तो भी उसे एक सक्षम डिजिटल टीम बनानी होगी, जिससे वह सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पार्टी की उपस्थिति मजबूत बना सके। आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों के चयन में आयु सीमा का भी विशेष ध्यान दिया है। पार्टी अब वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक की भूमिका में भेजने की तैयारी में है और जिला स्तर पर युवा और जोश से भरे चेहरों को मौका देने का मन बना चुकी है। धमतरी में जिस तरह से युवाओं से भारी संख्या में आवेदन मिले हैं, उससे साफ है कि अब नई पीढ़ी के नेताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जी, अध्यक्ष की दावेदारी करी हूँ मैं, और मेरा विजन ये है कि संगठन को अच्छा सक्रिय मजबूत करे और आने वाले फिर से चुनाव में, जो 2028 में विधानसभा चुनाव होना है, 2029 में लोकसभा चुनाव होना है, निश्चित रूप से हम कांग्रेस तीनों विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराए। पहले एक विधानसभा धमतरी जिला में एक विधानसभा जीते थे, उसके बाद फिर शरद लोहाना भैया के नेतृत्व हम 2 विधानसभा जीते। अब चाह रहे हैं कि अभी इस समय जो भी जिला अध्यक्ष बने उनके नेतृत्व हम तीनों विधानसभा जीते। संगठन सृजन अभियान के तहत राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे हिंदुस्तान में संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें धमतरी जिले में पर्यवेक्षक के रूप में रेहाना चिश्ती मैडम जी आ रही हैं और मेरी दावेदारी जिला अध्यक्ष के लिए है। बहुत मजबूती के साथ मैं दावेदारी किया हूँ। पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ता चाहते हैं कि एक युवा जिला अध्यक्ष बने और संगठन को जमीनी स्तर से फिर से मजबूत करे। लगातार क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण मैं आज जिला अध्यक्ष की दावेदारी किया हूँ। आज मुझे कांग्रेस पार्टी में लगातार मैंने नगर पंचायत के 3 चुनाव लड़ा है, इसमें 1 जीता है और 2 बहुत करीबी अंतर से हारा है। क्वालिटी तो जो कांग्रेस का होना चाहिए, कांग्रेस का लॉयल होना चाहिए। कांग्रेस के पास साथ में कभी गद्दारी किया हुआ नहीं हो। वो हमारे कहावत है, कावे कसम की गावे वीरों की। मतलब जो रहते कांग्रेस में है और वो कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने के लिए बीजेपी के साथ में जुट जाते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के लिए खड़ा रहे, कांग्रेस की मुसीबत में खड़ा रहे, कांग्रेस के लिए काम करें, कांग्रेस को आगे ले जाने में विश्वास रखें। नहीं, मैं नहीं मानती जो इंग्लिश में कहते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाई। तो जो एक दफा चोट कर चुके हैं, अपनी निजी स्वार्थ के लिए चला गया, वो कांग्रेस पार्टी में रहकर अगर वापस आना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी में काम करो। आते ही जिलाध्यक्ष से जिम्मेदारी मेरी राय में उनको कतई मिलना नहीं चाहिए। जो एक दफा धोखा दे दिया, उनकी क्या पता है दोबारा फिर धोखा दे देंगे। पंजीयन विभाग ने 7 महीने पहले जमीन की गाइडलाइन दर में वृद्धि करने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, लेकिन राज्य शासन स्तर पर निर्णय नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ में अचल संपत्ति एवं जमीन की नई कलेक्टर गाइडलाइन दरें बढ़ाने का प्रस्ताव टालना पड़ गया। यही वजह है कि वर्तमान में 7 साल वर्ष 2017 की कलेक्टर गाइडलाइन दरें ही लागू है। राज्य शासन द्वारा नियमानुसार प्रतिवर्ष जमीन एवं अन्य अचल संपत्तियों की बाजार मूल्य दरों को पुनरीक्षण किए जाने का प्रावधान है, लेकिन शासन इसको लेकर गंभीर नज़र नहीं आ रहा है। सरकार का दावा है कि जमीन की गाइडलाइन दरों में वृद्धि होने से भू अर्जन व मुआवजा प्रकरणों में किसानों व भूस्वामियों को फायदा होगा। प्रदेश की कई बड़ी परियोजनाएं प्रस्तावित है, जिसके लिए सरकार कई गाँवों में सैकड़ों एकड़ भूमि का अर्जन कर रही है।
बिहार चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ऑब्जर्वर बनाए जाने पर रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बघेल और अशोक गहलोत को इस नई जिम्मेदारी के लिए बधाई, लेकिन इनको इनके घर में और ना ही विधानसभा क्षेत्र में और ना ही प्रदेश में कोई पूछ रहा है। कांग्रेस का जो हाल छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में हुआ, अब वही हाल बिहार चुनाव में भी होने वाला है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम धमतरी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक स्थानीय संस्था द्वारा आयोजित किसान महोत्सव में भाग लिया। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए मंत्री नेताम ने रासायनिक खादों के मुक्ति और जैविक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया। कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को टिकाऊ बनाने के लिए जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे धीरे धीरे रासायनिक खादों का उपयोग कम करें और प्राकृतिक विकल्पों को अपनाएं। हालांकि मीडिया द्वारा पूछे गए कुछ अहम सवालों पर मंत्री ने चुप्पी साध ली। जब उनसे पूछा गया कि प्रदेश में बीते 2 सालों में कृषि उपज मंडी समितियों का गठन क्यों नहीं हो पाया है, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इसके साथ ही पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर के धरने को लेकर भी पूछे गए सवालों पर मंत्री बिना प्रतिक्रिया दिए ही कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए। मंत्री के इस रवैये को लेकर किसानों और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे सरकार की जवाबदेही से भागने की नीति करार दिया है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था के तत्वाधान में यौगिक खेती को लेकर के परिचर्चा का कार्यक्रम था। उस परिचर्चा में मुझे भी शामिल होने का अवसर मिला और सबका जोर यही था कि हम जो है जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की ओर हमारे किसानों को आगे आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इस दिशा में चर्चा हो रही है और इसका विस्तार लगातार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार भी कैसे हम जैविक खेती को बढ़ावा दे सके, इस दिशा में हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। सरकार की ओर से भी लगातार इसमें प्रयास जारी है। आपने देखा होगा कि माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में हम लोगों ने मई जून में कृषि विकसित संकल्प अभियान चलाया था और उस अभियान के माध्यम से किस तरह का खेती में हमें आगे आना चाहिए, किस तरह से जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा सोच करके हम लोगों ने वहां पर सबको समझाई दिया है। और हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।